हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपी आर्मिनल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में दोस्तों टोटल क्वेश्चन मोटर से संबंधित होंगे। दोस्तों इस प्रश्नों को हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि अगर आगामी आने वाले एग्जाम में अगर इस मोटर से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर पाएं। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलना है हमें। देखिएगा पहला क्वेश्चन 191 आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर में अधिक से अधिक टॉर्क केवल तभी पैदा किया जा सकता है। वो सिचुएशन आपको बताना है कि वो कौन सा स्थिति है जब मोटर अधिक से अधिक टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों ये टॉर्क क्या होता है ना, टॉर्क लिखिएगा, ये एक घुमाव बल है ना। ये क्या है, ये एक घुमाव बल है। जो मोटर का रोटर होता है इसी टॉर्क की वजह से वो घूमता है। चलिए ये किस सिचुएशन में अधिक से अधिक टॉर्क पैदा कर सकता है। देखिएगा दोस्तों, जो रोटर का प्रतिरोध होता है, रोटर का प्रतिघात, ये जब दोनों एक समान हो जाए उस कंडीशन में मोटर अधिक से अधिक घुमाव बल पैदा करता है, जिससे रोटर अधिक से अधिक स्पीड से घूम सकता है। दोस्तों ये रोटर का जो प्रतिरोध होता है ना, ये प्रतिरोध क्या है समझिएगा। अगर कोई परिपथ है, उस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, उसमें क्या केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि इस परिपथ में जो धारा आई प्रवाहित हो रही है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फ्लो हो रही है। समझिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जो करंट इसमें फ्लो हो रही है सर्किट में, तो इस करंट को फ्लो होने से कौन रोक रहा है, केवल और केवल रेजिस्टेंस रोक रही है। ये क्या हो गया, ये तो प्रतिरोध हो गया। लेकिन अगर किसी सर्किट में दोस्तों, किसी सर्किट में अगर कॉइल लगा हुआ है और इसी कॉइल के साथ में कैपेसिटर भी लगी हुई है, यानी कि अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस धारा को रोकने के लिए ये कॉइल भी है और ये कैपेसिटर है। यानी कि करंट को फ्लो होने से कौन कौन रोक रहे हैं, एक तो कॉइल और एक तो कैपेसिटर। और मोटर में दोस्तों कॉइल भी होती है, कैपेसिटर होती है। अगर किसी सर्किट में कॉइल और कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है तो धारा को प्रवाहित होने से धारा को प्रवाहित होने से ये दोनों रोकेंगी, और यही कहलाता है दोस्तों प्रतिघात, है ना। ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं प्रतिघात। लेकिन जब रोटर का प्रतिघात और रोटर का प्रतिरोध दोनों एक समान हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब कोई भी चीज एक समान हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है R2 और जो रोटर का प्रतिघात है Z2, अगर ये एक समान हो जाते हैं, 5 ओम और ये भी 5 ओम, दोनों अगर एक समान हो जाते हैं तो दोस्तों इनका जो रिजल्टेंट है ना वो 0 हो जाता है। यानी कि करंट को रोकने के लिए न तो अब कॉइल करंट के प्रवाह को रोकेगी, ना ही कैपेसिटर करंट के प्रवाह को रोकेगी। क्लियर। तो करंट हमारी अधिक से अधिक फ्लो होगी। जब करंट अधिक से अधिक फ्लो होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक से अधिक बनेगी, और इसी चुंबकीय क्षेत्र से तो ये टॉर्क का जनरेशन होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से टॉर्क उत्पन्न होता है। और टॉर्क अधिक से अधिक उत्पन्न किस सिचुएशन में होगा, जब रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का प्रतिरोध और इसका प्रतिघात दोनों एक समान हो जाएंगे। इस सिचुएशन में अधिक से अधिक टॉर्क जनरेट होने वाला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटर से संबंधित ही दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन हैं। देखिए 192 का, किसी मल्टी फेज इंडक्शन मोटर को 3 कला R, Y और B सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसके घूमने की दिशा को किस प्रकार बदला जा सकता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें हमसे बोला गया है कि R, Y और B। मान लीजिए ये R फेस है, ये
ये वाई फेज और एक बी फेज, ऐसा मान के चलते हैं। ये आर फेज है, ये है वाई फेज और ये है बी फेज। दोस्तों सबको पता है कि मोटर अगर 3 फेज की सप्लाई है ना, 3 फेज सप्लाई में 2 फेजों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, विद्युतीय अंतर, वो 120 डिग्री का है। यानी कि आर फेज और वाई फेज में भी 120 डिग्री का अंतर है। इसी प्रकार से Y और B में भी और B और R में भी 120 डिग्री का अंतर है। ध्यान से सुनना, ये हमारी मोटर है, ये एक केंद्र बिंदु है दोस्तों, यहां से ये हमारी मोटर का रोटर है, क्लियर। और ये एक गोला है जो 360 डिग्री का है। कितने का? 360 डिग्री का। ये जो रोटर है ना, ये मान लीजिए अभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, इस दिशा में रोटर घूम रही है। किस सिचुएशन में? जब R और Y के बीच में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को मैं चेंज कर देता हूं, है ना, इसको मैं चेंज करके कितना कर दूंगा कि 125 डिग्री कर देता हूं, और Y और B के बीच में भी 125 डिग्री का अंतर कर देता हूं, और इसमें दोस्तों 110 डिग्री का अंतर कर देता हूं, क्लियर। तो अब क्या हो गया? यानी कि ये अनबैलेंस हो गया। आर वाई बी के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री था पहले बैलेंस था, अब ये अनबैलेंस हो गया। बस यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे ही अनबैलेंस होता है किसी भी 2 फेजों के बीच में, जैसे ही अनबैलेंस होता है, मोटर तुरंत अपने घूमने की जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर लेगा, क्लियर। तो आप देखिए, इसमें देखिए R और Y को, बिल्कुल बात तो सही है, अगर R और Y को आप चेंज कर देंगे तो मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। R और B को चेंज करने से भी चेंज हो जाएगी, R और Y को भी, Y और B को भी। ऑप्शन डी कह रहा है कोई भी एक फेज को चेंज कर दो। नहीं, एक फेज को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कोई भी 2 फेज, बिल्कुल। अगर R और Y का जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है इसको चेंज कर देंगे आप, तो ऑटोमेटिक 2 फेजों के बीच में जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल ए सही है, यानी कि R और B को चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल बात तो सही है, सहमत हैं हम इनसे। अगला देखिएगा केवल सी, यानी कि Y और B को चेंज कर दो, इससे भी हम सहमत हैं। केवल ई क्या कह रहा है कि कोई भी 2 फेज, कोई फिक्स नहीं है कि आप R और Y को चेंज करेंगे तभी मोटर की घूमने की दिशा चेंज होगी। कोई फिक्स नहीं है कि R और Y को चेंज करोगे, कोई फिक्स नहीं है कि Y और B को चेंज करोगे। यानी कि किसी भी 3 फेजों में से किसी भी 2 फेज को बदल दो, और ऑप्शन ई यही कह रहा है कि कोई भी 2 फेज को आप बदल दो, मोटर अपने घूमने की दिशा को चेंज कर लेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 192 का। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 193, है ना, 193। इनमें से इंडक्शन मोटर की तरह व्यवहार करने वाली युक्ति कौन सी है? दोस्तों अगर हमें यह पता चल जाए ना, ये हमें पता चल जाए कि ये इंडक्शन मोटर खुद कैसा व्यवहार करती है, अगर इसके व्यवहार के बारे में हमें पता चल जाए तो हम कंपेयर करेंगे ना, दूसरे की हिसाब से तुलना करेंगे। अगर हमें इसी के बारे में पता नहीं रहेगा कि ये खुद कैसा व्यवहार करती है, तो फिर हम दूसरे का तुलना कैसे करेंगे दूसरे से, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, ये क्या है, मोटर का रोटर है। देखिएगा ये मोटर का रोटर है ना। ये क्या हो गया, मोटर का रोटर। इसमें दोस्तों यहां पे क्या है, ये है शाफ्ट, क्लियर। ये क्या है, इसका शाफ्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्या चीज है, तो आप इसको लिखेगा ये बार है। किसका बना होता है, ये कॉपर का बना होता है। दोस्तों रोटर में इंडक्शन प्रकार की जो मोटर है उसमें वाइंडिंग नहीं होता है। इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को छोड़ के रोटर में वाइंडिंग नहीं होता। रोटर में कॉपर वाइंडिंग की जगह पे कॉपर की पत्तियां लगा दी जाती है, और उन पत्तियों को एक रिंग के द्वारा, ये रिंग है दोस्तों, इस रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दी जाती है, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या लगा होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये क्या है, ये पोल है ना। ये क्या है, मोटर का ये पोल है, एक एन पोल और दूसरा एस पोल,
ये इस प्रकार से क्या है, ये पोल है। इन पोल पे दोस्तों हम इस प्रकार से वाइंडिंग करते हैं, ये हमारे इस पे वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब इसका एक वायर यहां से ले आके इस पे शॉर्ट कर देता हूं मैं, और यहीं से दोस्तों इनको अब एक फेज और एक को न्यूट्रल दे देते हैं। अब ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, जैसे ही हम फेज और न्यूट्रल इस वाइंडिंग में देते हैं तो एक तो एन पोल बन जाता है और दूसरा एस पोल बन जाता है। जैसे ही एन पोल और एस पोल बनता है ना, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, विद्युतीय चुंबक है। दोस्तों विद्युतीय चुंबक, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि ये क्या है, एक चुंबक है और ये मेरा एक आयरन है। अगर इस चुंबक के पास में मैं इस आयरन को ले जाता हूं तो ये क्या करेगा, सबको पता है, ये अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या बना है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर यही चुंबक और यही आयरन, अगर इस आयरन को इतना दूरी पे मैं रखता हूं तो क्या ये खींच सकता है? इम्पॉसिबल, ये खींच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो एरिया है ये इसी के इर्द गिर्द है, इसी के आसपास है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखता हूं मैं इस लोहे को तो ये खींच नहीं पाएगी। जस्ट दोस्तों यही बात यहां भी फॉलो होती है कि जैसे चुंबक बनता है तो इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ये पूरा एरिया है। ये जो डॉट डॉट सा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ये एन पोल का चुंबकीय क्षेत्र है और इसी प्रकार से दोस्तों यहां भी एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये जो रोटर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये रोटर इसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, बार बार घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर नहीं, उसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के अंदर ही घूम रही है। क्लियर है ना, इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही घूम रही है। अब देखिए, यह है इसका स्टेटर वाइंडिंग और यह है इसका रोटर वाइंडिंग। क्या ये आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं है कनेक्टेड, लेकिन फिर भी इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इसी ईएमएफ के कारण दोस्तों इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि करंट का प्रवाह तभी होता है किसी परिपथ में जब वो परिपथ पूरी तरह से पूर्ण हो। लेकिन आप ध्यान देना दोस्तों, ये परिपथ रोटर का जो सर्किट है पूरी तरह से पूर्ण है, क्योंकि देखिए एक रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट कर दिया गया है और सर्किट कंप्लीट हो गया, धारा का प्रवाह हो गया। यानी कि रोटर किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं है स्टेटर वाइंडिंग से, फिर भी धारा का प्रवाह हो गया। जस्ट यही होता है हमारे ट्रांसफार्मर में भी। देखिए ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। क्लियर? ये क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये है दोस्तों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों के बीचों बीच कोर लगा होता है। जब हम इसको फेज और न्यूट्रल, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में जब फेज और न्यूट्रल देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट का प्रवाह होने लगता है, जबकि किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन दो वाइंडिंग के बीच में नहीं है। क्यों? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले जो सिद्धांत है इसको मानते हुए, और यही सिद्धांत दोस्तों इन दोनों में लगता है। तो अगर तुलना करेंगे इंडक्शन मोटर को तो किसके समान इंडक्शन मोटर व्यवहार करता है? लिखेगा ट्रांसफार्मर के समान ये व्यवहार करता है। करेक्ट? अगला चलिए दोस्तों 194 का है ना, 194 नंबर। यदि किसी डीसी मोटर पर V मान का वोल्टेज लगा हो तो बैक ईएमएफ का मान किसके समतुल्य होने पर जो पावर का मान है वो अधिक से अधिक होगा? बिल्कुल दोस्तों, देखिए जो मोटर का वोल्टेज होता है ना, उसका जो मान है, V मान का वोल्टेज अगर लगा हो तो बैक ईएमएफ का मान किसके समतुल्य होने पर? देखिएगा दोस्तों, जो डीसी मोटर होता है उसमें जो बैक ईएमएफ है ना वो किसके समानुपाती होता है, वो किसके बराबर होता है? सप्लाई वोल्टेज के, है ना। अगर इस सप्लाई वोल्टेज को हम आधा कर देते हैं तो इस बैक ईएमएफ का मान अगर आधा होगा सप्लाई वोल्टेज के, तो डीसी मोटर हमें अधिक से अधिक पावर जनरेट करके देगी। यानी कि पावर ये क्या जनरेट करेगी? पावर का मतलब दोस्तों टॉर्क, ठीक है।
देखिएगा, अगर मान लीजिए मोटर 440 वोल्ट का है, कितना 440 वोल्ट है इसका सप्लाई वोल्टेज, इसका आधा यानी कि 220 वोल्ट जब बैक ईएमएफ होगा उस वक्त मोटर का जो पावर है वो अधिक से अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 195 कि डीसी मोटर में उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को क्या कहा जाता है। फिर वही बात, टॉर्क क्या है, टॉर्क एक घुमाव बल है। अब ध्यान देना दोस्तों कि जो उपलब्ध टॉर्क है, जो हमारे उपयोग में आ रहा है, जो हमारे काम में आ रहा है, वो कौन सा टॉर्क होगा। क्लियर, देखते हैं कौन सा टॉर्क होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, आप ये एक हमारी शाफ्ट है, ये क्या है, मोटर का एक शाफ्ट बोल लीजिए, रोटर बोल लीजिए दोस्तों, दोनों एक ही बात है ना। ये मोटर का एक शाफ्ट है, इस पे क्या करते हैं हम, इस पे दोस्तों हम बल लगाते हैं, यानी कि इस पे आर्मेचर टॉर्क लगाया जाता है। तो ये रोटर क्या करता है, ये घूमने लगता है ना। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करेगा, ये शाफ्ट घूमने लगेगा। अगर इसी शाफ्ट में मैं यहाँ पे दोस्तों एक फ्राईव्हील लगा देता हूँ, क्या, एक फ्राईव्हील लगा देता हूँ, तो जैसे ही हमारी रोटर घूमेगी, जैसे ही शाफ्ट घूमेगा, तो ये फ्राईव्हील भी घूमने लगेगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे ही ये फ्राईव्हील घूमेगी तो इसी फ्राईव्हील में मैं एक चैन लगा देता हूँ, क्या, इसी फ्राईव्हील में मैं एक चैन फिट कर देता हूं इस प्रकार से। तो अब मोटर का जो शाफ्ट है वो अगर घूमेगा तो फ्राईव्हील भी घूमेगी, फ्राईव्हील घूमेगी तो ये चैन भी घूमेगा। अब इसी चैन में दोस्तों मैं एक कन्वेयर बेल्ट लगा देता हूं, क्या, इसी में मैं एक कन्वेयर बेल्ट लगा देता हूं। अब बताइए, इस कन्वेयर बेल्ट में या तो मैं कोयला रख दूं या कोई लगेज रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो ये क्या करेगा, ये आगे ले जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो शाफ्ट पे ये जो टॉर्क लग रहा है ना, इस शाफ्ट पे जो टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से शाफ्ट घूम रही है, और शाफ्ट के घूमने से हमारी फ्राईव्हील घूमी, फ्राईव्हील के घूमने से ये चैन घुमा, चैन के घूमने से ये हमारी कन्वेयर बेल्ट घुमा। यानी कि इस शाफ्ट पे जो टॉर्क लग रही है ना, ये कौन सा टॉर्क होगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट पे लग रही है तो शाफ्ट टॉर्क, और ये टॉर्क हमारे काम में आ रही है, हमारे उपयोग में आ रही है, तो ये उपयोगी टॉर्क होगी। बिल्कुल। अब आर्मेचर टॉर्क क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे ये कह लेना कि हमें उस टॉर्क का नाम बताइए जो हमारे काम में नहीं आता, जो हमारे उपयोग में नहीं आता है, तो आप लिखेगा कि आर्मेचर टॉर्क है, ये हमारे उपयोग में नहीं आता। क्योंकि जो आर्मेचर टॉर्क है ये कहां लगता है, कहां आरोपित किया जाता है, तो दोस्तों इसको घूमने के लिए जो फोर्स डालता है, फोर्स ही तो एक बल है, और बल ही तो टॉर्क है ना। तो आर्मेचर टॉर्क इस रोटर पे डाला जाता है, ये हमारे काम नहीं आता। हमारे कौन काम आता है, जो मोटर का रोटर घूमता है ना, ये रोटर का में जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, सॉरी इस मोटर से जो इस मोटर को जो टॉर्क इस मोटर को घुमा रही है, और इस मोटर के घूमने से, इस मोटर के घूमने से जो हमें पावर मिल रहा है, मैकेनिकल पावर है ना, उस मैकेनिकल पावर को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है आर्मेचर टॉर्क। और डीसी मशीन में एक लॉस्ट टॉर्क नाम से भी टॉर्क होता है। अब ये लॉस्ट टॉर्क क्या है दोस्तों, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं हम लॉस्ट टॉर्क। अब सुनना, ये क्या है, मेरा शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे कितने न्यूटन का टॉर्क लगाया जा रहा है, मान के चलना है 5 न्यूटन का टॉर्क लगाया जा रहा है इस शाफ्ट में, ताकि शाफ्ट हमारी घूम सके। लेकिन शाफ्ट हमारी कितना घूम रही है, 4 न्यूटन। यानी कि शाफ्ट ये मानते हुए घूम रही है कि मेरे ऊपर तो केवल 4 न्यूटन का ही टॉर्क लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना लगाया जा रहा है, वास्तव में 5 न्यूटन का टॉर्क लगाया जा रहा है। यानी कि हेरा फेरी कितने का है दोस्तों, हेरा फेरी केवल 1 न्यूटन का है, ठीक ना। ये जो हेरा फेरी 1 न्यूटन का है ना, यही कहलाएगा आपका शाफ्ट टॉर्क। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। देखिएगा दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इंटरपोल कॉइल का कनेक्शन कैसे किया जाता है। क्लियर। आप देखिएगा इस डायग्राम, इस फोटो को देखिए दोस्तों, यहां से आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। क्लियर। देखिए ये क्या है, ये मोटर की मेन पोल है ना,
ये इसका मेन पोल है, और ये क्या है दोस्तों, ये इसका इंटरपोल, ये है इसका इंटरपोल। यानी कि जो वाइंडिंग किया गया है वो मेन पोल पे भी है और इंटरपोल पे भी है। समझने की कोशिश करना। बिल्कुल दोस्तों, मान लीजिए कि यहां से एक कॉइल शुरू होती है, यहां से एक कॉइल शुरू होती है, यहां से दोस्तों चलता हुआ ये लपेटा गया, ये लपेटा गया, ये लपेटते हुए एक निकाल दिया। देखिए जो पहले जहां से शुरुआत हुआ था वो तो ऐसे चली गई सीधे दूसरे पोल में, और जो इसका इंड सिरा है ये कार्बन ब्रश से होता हुआ आर्मेचर वाइंडिंग में चले गई। क्लियर बात है। और ये दूसरे पोल में जो आई थी ये भी यूं घूमी, यूं घूमी, घूमते हुए ये बाहर निकल कर आ गई और ये आर्मेचर वाइंडिंग में चली गई, और वहीं से एक वायर निकाल के ले आया गया बाहर ताकि हम इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दें। ये तो हमारी मेन पोल की वाइंडिंग हो गई। अब इंटरपोल की वाइंडिंग देखिए, यहां से शुरुआत होती है यू आई और ये इसका लास्ट पॉइंट आके हम इसके एन पोल से जो कॉइल निकली है उसमें कनेक्ट कर दिए, और जो दूसरा छोर है इसको यहां से लाके कहां कनेक्ट कर दिए दोस्तों, जो इसका एन पोल है यहां, और यहां से एक निकाल के ले आए बाहर। यहां से हम देंगे एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव इसको देकर डीसी सप्लाई देकर हम इसको चालू करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरपोल की कॉइल है ये आर्मेचर की कॉइल के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो सीरीज में है दोस्तों। कैसे, जो मेन पोल है और जो इंटरपोल है इनका जो कनेक्शन है वायर का, इसका जो कनेक्शन है इनके कॉइल का, ये आपस में सीरीज क्रम में है। कैसे, आपस में सीरीज क्रम में है। ये तो दोस्तों कॉइल का डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि जो इंटरपोल है और जो मेन पोल है ये पोल आपस में कैसे हैं, तो लिखेगा जो इंटरपोल है ये आर्मेचर पोल के साथ सीरीज में लगा होता है ना, बिल्कुल सीरीज में लगा है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल सीरीज में ही लगा है ना। देखिए एन एस, और इसका ये N हो गया, इसका ये S पोल हो गया, और इंटरपोल का ये S पोल और ये N पोल। यानी कि जो इंटरपोल है वो मेन पोल के सीरीज क्रम में है, और जो इंटरपोल का जो कॉइल है वो मेन आर्मेचर कॉइल के सीरीज में है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, बिल्कुल हर बात आपको समझ में आने वाली है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा, आर्मेचर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। अब इंटरपोल के बारे में दोस्तों कुछ और फैक्ट्स लिखिएगा। अगर आपसे ये कह दे, अगर दोस्तों आपसे ये कह दे कि जो हमारी आर्मेचर कॉइल है ना, ये जो हमारी आर्मेचर कॉइल है, अगर इस आर्मेचर कॉइल की, आर्मेचर जो कॉइल है इसमें जो राउंडिंग किया गया है कॉइल का, ये मान लीजिए कि एक यानी कि 100 टर्न है, आर्मेचर की वाइंडिंग 100 टर्न है, तो जो हमारी इंटरपोल वाइंडिंग होगी, इंटरपोल वाइंडिंग, ये दोस्तों इसका टर्न कितना होगा, तो लिखेगा इसका 1/3 कितना, 1/3 यानी कि 33 राउंड, है ना। डिफरेंस कितना होता है इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में, डिफरेंस 1/3 का होता है। अगर हम एक एवरेजन माना जाए, एक एवरेजन वैल्यू ले लें कि 100 टर्न हम आर्मेचर कॉइल को देते हैं, तो जो इंटरपोल कॉइल है इसमें 33 टर्न यानी कि 33 टर्न इसमें लगाया जाएगा। अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि जो इंटरपोल फील्ड कॉइल है इसमें करंट कितना प्रवाहित होगा, इसमें दोस्तों आर्मेचर करंट लिखेगा, जो आर्मेचर धारा होता है ना, ये जो हमारी आर्मेचर धारा है ये बराबर होती है इंटरपोल धारा के। यानी कि दोस्तों आर्मेचर में 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस फील्ड वाइंडिंग इंटरपोल वाइंडिंग में भी 5 एम्पीयर का ही करंट फ्लो होगा। और कुछ फैक्ट्स दोस्तों अगर इंटरपोल के बारे में हमें जानना हो, तो अगर आपसे ये कह दे कि इंटरपोल की जो वाइंडिंग की जाती है, तो वाइंडिंग करने के लिए इसमें तार किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेगा इसमें मोटे तार और जो टर्न की संख्या है ना, टर्न की संख्या कम होती है। क्या, तार तो मोटा होता है लेकिन जो टर्न की संख्या है वो कम होती है। यानी कि जो इसका
इसका जो वायर है दोस्तों, वायर का जो साइज है और जो टर्न का घुमाव है वो कितना होता है, आर्मेचर कॉइल के समान ही होता है, आर्मेचर कॉइल के बिल्कुल इक्वल होता है। अगला देखिए 197, 197 नंबर का आप जवाब दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। एक 3 फेज विद्युतीय मशीन में फेजों के बीच इलेक्ट्रिकल एंगल का मान कितना होगा। दोस्तों 3 फेज कितना, 3 फेज। अगर एक फेज के बारे में पूछे तो आप लिखेगा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। अगर 2 फेज के बारे में पूछ ले तो लिखेगा 90 डिग्री से अधिक। इसी के साथ में 3 फेज के बारे में पूछे तो लिखेगा 120 डिग्री। अगर 6 फेज के बारे में पूछे तो लिखेगा 60 डिग्री। यानी कि आप दोस्तों यहां से अब आप मिलान कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस पे डिपेंडेड है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज या 6 फेज। बिल्कुल हमें 3 फेज के बारे में पूछा है, 120 अंश होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारी आर फेज, ये है वाई फेज और ये है बी फेज। इनके बीच में 120 का विद्युतीय अंतर, 120 का विद्युतीय अंतर और 120 का विद्युतीय अंतर। दोस्तों ध्यान रहे इलेक्ट्रिकल अंतर, मतलब कि मैकेनिकल अंतर नहीं, केवल और केवल इलेक्ट्रिकल अंतर होने वाला है ना। 198, किसी भी इंडक्शन मोटर में किसी भी इंडक्शन मोटर के रोटर की आवृत्ति कैसी होती है। बिल्कुल सबको पता है दोस्तों, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, ये कभी भी चेंज नहीं करते फ्रीक्वेंसी को, है ना। यानी कि अगर मोटर को हम सप्लाई देते हैं एसी का, उसमें 50 हर्ट्ज की अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट में भी हमें उतना ही मिलेगा। अगर हम चेक करना चाहें तो उतना ही हमें मिलेगा अगर चेक करने से, ठीक है ना। अब हमें पावर तो जनरेट करती नहीं कि आउटपुट का जो पावर है उसको हम चेक करेंगे। इसका मतलब कि आउटपुट का मतलब दोस्तों कि जो रोटर में करंट फ्लो हो रहा है ना, उस रोटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसका भी सेम होगा, लेकिन इसमें स्लिप ऐड हो जाएगी, है ना। इसमें क्या, इसमें स्लिप ऐड हो जाएगी आउटपुट में। अब स्लिप क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड, हमारी सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम पे है। सिंक्रोनस स्पीड बोले तो जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घूमता है, वो कितने स्पीड से घूम रहा है, 1000 आरपीएम से। लेकिन जो रोटर है वो 960 आरपीएम से घूम रहा है ना। कितना, 960 आरपीएम से। तो दोस्तों इसमें कितना आरपीएम का हेरा फेरी है, 40 आरपीएम का। ये 40 आरपीएम क्या है, यही तो स्लिप है, इसी को हम कहते हैं स्लिप। और इनपुट फ्रीक्वेंसी के, इनपुट आवृत्ति के बराबर होती है। यही दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जो रोटर की आवृत्ति है वो इनपुट आवृत्ति के बराबर होती है और इसमें स्लिप भी ऐड हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 199 का, किसी डीसी शंट मोटर का टर्मिनल वोल्टेज को 50% कम कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना दोस्तों। बस इसका आप लॉजिक समझ जाइए, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, है ना। उसका देखिएगा इसका लॉजिक क्या है। डीसी मोटर जो होता है दोस्तों, इसका जो डीसी मोटर का वोल्टेज है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, गति पे। देखिए जो डीसी मोटर होता है इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड वोल्टेज पे डिपेंड करती है। कौन सी वोल्टेज पे, सप्लाई वोल्टेज पे, है ना। किस पे, सप्लाई वोल्टेज पे। अगर हम इस सप्लाई वोल्टेज को दोस्तों कम कर देते हैं 50%, कितना, 50% कम कर देते हैं तो ये जो गति n है ना ये भी कम हो जाएगी 50%। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो एक अगर घटता है तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज को 50% डाउन करते हैं तो हमारी गति भी 50% डाउन होगी। इतना सा बात समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि टॉर्क ना घटने पाए,
कि टॉर्क में दोस्तों बिल्कुल समान बने रहे, टॉर्क में कोई कमी ना आने पाए। तो जो डीसी मोटर होता है ना, इसमें दोस्तों जो टॉर्क है ना, ये सीधे आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। किसके? आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अगर आर्मेचर करंट दोस्तों कम हुआ तो टॉर्क भी कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क को हमें समान बनाए रखना है। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए क्या होता है कि जब वोल्टेज कम होता है ना दोस्तों, करंट भी कम हो जाता है। जो करंट का मान है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। बेशक दोस्तों बहुत कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी वोल्टेज डाउन होगा तो करंट भी डाउन होता है। ये हकीकत बात है, ठीक है ना। यानी कि वोल्टेज दोस्तों अगर कम हो गया तो करंट भी हमारी क्या होगी? कम होगी। करंट कम हो जाएगी तो टॉर्क भी कम होगा। इसलिए दोस्तों हमें टॉर्क को तो समान बनाए रखना है। तो क्या करना होगा? मान लीजिए ऐसा मान के चलिए कि सप्लाई वोल्टेज अगर 50% डाउन होती है तो आर्मेचर का धारा भी 50% डाउन होती है। ऐसा आपको केवल मानना है, ठीक है। और 50% आर्मेचर करंट डाउन हो गई तो हमारी टॉर्क भी डाउन हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है कि ये जो 50% डाउन हुई है तो इसको 50% और बढ़ाना होगा। 50-50 कितना हो गया? डबल, यानी कि दो गुना। करंट को हमें दो गुना बढ़ाना होगा। एक तो जितना 50% डाउन हुआ था वो हो गया और 50% और बढ़ाना है, यानी कि दो गुना बढ़ा देते हैं तो जो टॉर्क है ये मेंटेन रहेगा। टॉर्क में कोई भी कमी देखने को नहीं आएगा, मिलेगा, ठीक है। तो आर्मेचर करंट को दो गुना करना है हमें, और जो सप्लाई वोल्टेज है इसको, अगर सप्लाई वोल्टेज को 50% कम कर देते हैं तो गति भी कम हो जाती है। देखिएगा आर्मेचर धारा और स्पीड कोई परिवर्तन नहीं आएगी। नहीं, अभी बताया ना दोस्तों, अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो स्पीड में परिवर्तन बिल्कुल देखने को मिलेगा। वोल्टेज डाउन है तो जो आर्मेचर का धारा है इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन ए रॉन्ग है। आर्मेचर धारा आधी हो जाएगी, गति दोगुना हो जाएगा। आर्मेचर धारा और स्पीड दोनों आधी हो जाएगी। नहीं, स्पीड तो आधी होगी सप्लाई वोल्टेज आधी करने से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा दोगुना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आर्मेचर करंट को हम दोगुना करेंगे तभी ये टॉर्क बिल्कुल मेंटेन रहेगा, नहीं तो टॉर्क भी डाउन हो सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यही इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 200, यानी कि डबल सेंचुरी है ना। हम लोगों ने दोस्तों डबल सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। आज ये 200 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके होंगे। अगर डीसी सीरीज मशीन का फील्ड कॉइल टूट जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड कॉइल है वो टूट जाए, बिल्कुल तोड़ देते हैं भाई। ये इसका फील्ड कॉइल है ना। और यहाँ पे क्या लगा होगा? ये है कार्बन ब्रश और ये है दोस्तों इसका आर्मेचर। इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यह है डीसी का, मान लीजिए 220 वोल्ट हम डीसी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। धारा का प्रवाह चलना यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ तक धारा चलते चलते आई। यहाँ से तो हमारी कॉइल ही टूटी है, टूट गई है ना, फील्ड कॉइल टूट गई है। बिल्कुल ये क्या है? ये फील्ड कॉइल ही तो है। ये यहाँ से टूटी है, क्या धारा आगे प्रवाहित होगी? नहीं होगी। जब धारा ही दोस्तों नहीं प्रवाहित होगी, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो फिर मोटर क्या चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मोटर नहीं चलेगी दोस्तों, गति विपत्ति रूप से अधिक हो जाएगी। अरे भैया गति कहाँ से विपत्ति रूप से अधिक होगी? मोटर रुक जाएगी ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ सीरीज के जगह पे शंट लिखा होता, सीरीज के जगह पे दोस्तों अगर शंट लिखा होता तो बात कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन सीरीज है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग है और इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग है, सीरीज मोटर में ये दोनों आपस में एक सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। और सीरीज में आपको पता है कि जो घरों में भी, यानी कि इसीलिए हम घरों में समांतर वायरिंग करते हैं, ताकि घरों में देखिए इतने सारे उपकरण लगे होते हैं, अगर एक उपकरण खराब हो जाता है तो क्या बाकी के भी जलना बंद हो जाते हैं, चलना बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो बस ऐसे ही है दोस्तों, अगर सीरीज में ये कनेक्ट है तो सर्किट ब्रेक, तो पूरी कहानी दी एंड। अगर ये समांतर में रहता
तो बात बन सकती है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास खत्म होता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा। दोस्तों आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम यूपी आर्मिनल के लिए लगातार, जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम यूपी आर्मिनल के लिए लगातार प्रश्नों का सिलसिला इसी तरह से चलाते रहेंगे। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही यूपी आर्मिनल का एग्जाम एक हफ्ते बचेगा, दोबारा सुनना, कि जैसे ही यूपी आर्मिनल का मेन एग्जाम एक हफ्ते बचेगा, तो दोस्तों उस एक हफ्ते के दरमियान में हम लगातार टेस्ट कराएंगे। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से मेन एग्जाम होता है ना, उसी प्रकार से हम YouTube पे भी एक टेस्ट कराएंगे। यानी कि मेन एग्जाम से पहले एक मेन एग्जाम करेंगे। उसमें दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके मतलब कि एग्जाम देने के लिए दोस्तों एक हुनर की जरूरत होती है ना। अगर हमसे सब कुछ आ रहा है, अगर वो एग्जाम देने का तरीका हमको नहीं मालूम है ना, तो हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कम समय में। दोस्तों यूपी आर्मिनल में मैं सच बताऊं 40 से 50 सेकेंड, कितना 40 से 50 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय मिलता है। एक क्वेश्चन को केवल 40 से 50 सेकेंड में ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही समय दिया जाता है आपको, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, मिला के 200 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो 40-45 मिनिमम इतना 40 से 50 सेकेंड मिलते हैं। तो 40 से 50 सेकेंड में दोस्तों मैं एक हफ्ते में ना आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा कि 40 से 50 सेकेंड में आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों देख लीजिए आज का क्लास कितना आपके लिए नॉलेजेबल है, कितना आपने मोटर के बारे में सीखा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।